आनंदी बेटा, बेटा तुझसे कुछ बात करनी है शिव के बारे में। कलेक्टर साहब के बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों बेटा, क्यों नहीं? तू शिव के साथ सभ्य तरीके से अच्छे से बात क्यों नहीं कर सकती है? बेटा वो ये रिश्ता लेकर नहीं आया था, हम उसके पास शादी का प्रस्ताव लेकर गए थे। और अगर तुझे गलत लगता है तो ये गलती उसकी ओर से नहीं, हमारी ओर से हुई। दोष हमारा है, उसका नहीं। आपको सब भले ही दादी सा ने जल्दबाजी में आकर ये कदम उठा लिया, लेकिन कलेक्टर साहब तो इस शादी के लिए मना कर सकते थे ना। इतनी तो समझ होनी ही चाहिए उनमें। तो इसीलिए आज अगर उनके और मेरे रिश्ते के बीच तनाव है तो उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। बाबू साहब आप ही बताइए, कैसे मैं उनके साथ मिलकर काम कर सकती हूँ? सब कुछ सामान्य रहेगा हमारे बीच। तो कैसी अजीब सी बातें कर रही है? अरे तुम दोनों समझदार हो, इन चीजों को पीछे छोड़कर दिमाग से निकाल कर तुम सब कुछ पहले जैसा कर सकते हो। और बेटा शिव, उसमें वो कोशिश दिखाई दी मुझे? नहीं बाबू साहब, मैं ये सारी बातें अपने अंदर से नहीं निकाल सकती। बल्कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जैतसर में आए ही क्यों। और अगर कलेक्टर बनकर आए हैं तो अपनी सीमाओं में क्यों नहीं रहे? अपनी सीमाओं से निकलकर मेरी जिंदगी में आने की कोशिश क्यों की उन्होंने? अपने कलेक्टर ऑफिस से निकलकर हमारे घर क्यों आए? बाबू साहब, अगर उन्होंने अपनी मर्यादा निभाई होती ना, तो दादी साहब के मन में ये प्रस्ताव ले जाने का ख्याल तक नहीं आता। तू तो हर बात के लिए शिव को ही गलत ठहरा रही है। आनंदी, अगर वो गलत होता तो तेरे बर्ताव का कोई जवाब देता, पलटकर वो भी कुछ कहता, बदतमीजी करता। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया बेटा, और ये दिखाता है कि वो कितना अच्छा इंसान है। सच कहूं बेटा तो मन में टीस उठती है कि काश वो मेरा बेटा होता, या काश मेरा बेटा उसके जैसा होता। बेटा बिना अपनी गलती के चुपचाप सजा झेलना, और वो भी किसी दूसरे के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। एक लड़की का बिना किसी ठोस वजह के रूखा व्यवहार किसी भी इंसान, किसी भी मर्द को अपना अपमान लग सकता है। लेकिन शिव ने संयम दिखाया। उसने तेरे बचपने और तेरी बिना बात की नाराजगी को भी मान दिया है, और तो उसे ही गलत ठहरा रही है। बेटा आज जैतसर को जितनी अपने कलेक्टर की जरूरत है ना, उतनी ही अपनी सरपंच बिटिया की भी जरूरत है। तो कैसे करोगे ये सब बेटा? अगर एक दूसरे के साथ काम करना तो दूर, ठीक से बर्ताव भी नहीं रख पाओगे। मेरी नजर में ये जो तू कर रही है ना, ये बिल्कुल गलत है बेटा, और उसे सही करना तेरे लिए बहुत जरूरी है। जो मान उस शिव को मिलना चाहिए वो तुझे उसे देना पड़ेगा बेटा। आनंदी बेटा देख, बात को समझ और इन सब बातों को भुलाकर आगे बढ़। अगर तू पीछे रह गई तो जैतसर पीछे रह जाएगा। अपने मन की शांति के लिए, जैतसर की भलाई के लिए तुझे इन सब बातों को भुलाना होगा। और मैं जानता हूं कि अगर मेरी बेटी चाहे तो ये सब कुछ कर सकती है। शिव तेरे दिल में जगह नहीं बना पाया बेटा, क्योंकि उस रास्ते के सारे दरवाजे बंद हैं। लेकिन जैतसर के हर दिल में जगह बनाना ये दिखाता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। इसलिए उसके बारे में गलत सोचना बंद कर दे बेटा। पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे? क्यों? किस बात के लिए? मैंने तुमसे कब पैसे मांगे? तुमने मोहन से पैसे क्यों उधार लिए? तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? जरूरी वो नहीं है जगत, जरूरी ये है कि तुमने मोहन से पैसे क्यों लिए। ऐसी कौन सी पैसों की जरूरत आ गई थी तुम्हें कि तुम मेरा इंतजार नहीं कर सके और तुमने मोहन से पैसे उधार लिए? क्या कारण था जगत? कहीं कोई बुरी आदत तो नहीं? कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं ना जिसके लिए तुम मुझसे पैसे ना मांग सको? बताओ जगत, वो गॉड सेक। थक गई हूं मैं जगत, थक गई हूं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। जगत, मुझे लगता है जैसे तुम्हारी जिंदगी का मकसद बन गया मुझे दुख पहुंचाना।
डर लगने लगा है मुझे कि जिस जगत को मैंने चाहा था, जिसे मैं जानती थी, कहीं वो मुझे वापस मिलेगा भी या नहीं। मैंने एमएस ज्वाइन कर लिया और इसीलिए मैंने मोहन से पैसे लिए। एमएस ज्वाइन कर लिया तुमने? थैंक गॉड जगत। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेकार में इतना सुनाया मैंने तुम्हें। लेकिन जगत, तुमने मोहन से क्यों लिए पैसे? तुमसे कब मांगता मैं? उस रात की लड़ाई के बाद हमारे बीच बात कहाँ हो रही है गौरी? सॉरी जगत, उससे मैं आकर पता नहीं क्या क्या कह जाती हूँ मैं। तुम्हें बहुत बुरा लगता होगा ना? इट्स ओके। बट आई एम श्योर अब सब ठीक हो जाएगा। लगता तो ऐसा ही है। ये देखो, डिवोर्स का फाइनल नोटिस कोर्ट से आया है। ये नोटिस मेरे रिश्ते को खत्म कर देगा नंदी के साथ, हमेशा हमेशा के लिए। शायद एकदम सही वक्त पर आया है ये। जब सब कुछ पुराना छोड़ छाड़ कर मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाह रहा हूँ, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। जगत, इसका मतलब अगले हफ्ते से तुम्हारी जिंदगी में ऑफिशियली पत्नी के रूप में सिर्फ मैं रहूंगी। कितनी बड़ी न्यूज़ है ये जगत। यानी इस बार जब तुम जयपुर से लौटोगे तो अपने अतीत से पूरी तरह आजाद होकर। मैं हमारी टिकट्स बुक करा देता हूँ अभी। क्या हुआ? हाँ, तुम अकेले नहीं जा सकते? क्यों? तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती? जगत, मैं तो तुम्हारी जिंदगी में हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर? लेकिन जगत, शायद हॉस्पिटल से छुट्टी ना मिले, और वैसे भी तुम्हारा पूरा परिवार होगा वहां पर। अगर मैं भी साथ आऊंगी तो शायद एटमॉस्फेयर और बिगड़ जाए। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम अकेले ही जाओ। हाँ गौरी, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पूरी तरह अकेला पड़ जाऊंगा। वहाँ पूरा परिवार आनंदी का साथ देगा, ऐसे में मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तुम्हारे साथ की जरूरत। जगत, अब क्या ये भी तुम्हें कहना पड़ेगा? मैं फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हो ना हो, इमोशनली हर पल तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम वहाँ किसी की परवाह मत करना, किसी के दबाव में ही मत आना। मेरा जगत इतना कमजोर नहीं है। तुम बस चुपचाप से अपना काम करना और लौट आना, सिर्फ और सिर्फ मेरा जगत बन के। ओके? मेरा मतलब सिर्फ इस बात से है कि वो आए, तलाक के कागजों पर साइन करे और आनंदी को इस रिश्ते से मुक्त करे, बस। वो किसे लाता है किसे नहीं लाता, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। शांत हो जा भैरव, शांत हो जा। क्यों अपना खून चला रहा? भाई साहब, मैं कैसे शांत रहूं? किस तरह से संभालूं अपने आप को? आज उस जगह की वजह से मेरी आनंदी की ये हालत हो गई है कि दूसरी शादी का नाम लेने तक से उसे तकलीफ होती है। कितनी चोट पहुंचाई होगी जग्या ने उसे, कितना धोखा महसूस किया होगा आनंदी ने कि आज उसका पति पत्नी के रिश्ते से विश्वास उठ गया।
जगह तो जी रहा है ना अपनी जिंदगी, बढ़ गया ना आगे वो जिंदगी में। लेकिन आनंदी भाई साहब वहीं की वहीं खड़ी है जहां जगह उसे छोड़ कर गया था। उसे आज किसी का इंतजार नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है उसे, लेकिन पैर आगे बढ़ाने की हिम्मत भी नहीं है भाई साहब। मुझे अपने आप पर और अपने दिए हुए संस्कारों पर शर्म आती है भाई साहब। दोषी मानता हूं मैं अपने आप को आनंदी का कि मेरे खून ने उसके साथ ये क्या कर डाला। हाँ साहब, आप ही समझाइए इसे कि अपने आप को ऐसे तकलीफ ना दे। खैरो छोरा, थारे अंदर आनंदी का बापू दिखे मने। जानू काल जो छिड़ गयो थारो अपनी छोरी का दुख देख के, थारे ऐसे बिखर जाने से यदि आनंदी समझ जावेगी तो मैं भी थारे साथ बिखर जाऊं। बस भैरव, बस अब न और गुस्सा न और दुख, अब हम सबको अपने अंदर एक आस जगानी है। आनंदी के नए जीवन की आस, उसकी आजादी की आस। ये न सोचना कि किससे आजादी मिले, कहलागे तो हमारो कैसो जुड़ो वो तो। खूंटा ना देखना, जंजीर न देखनी, आनंदी की आजादी देखनी है बस। बाकी सब भूल जाना। आनंदी के लिए हम सब भूल जाएंगे माँ साहब, पर आनंदी के लिए ये भूलना इतना आसान ना होगा। उसके लिए ये दिन हमेशा उसकी यादों में उस दिन के रूप में बसा रहेगा जिस दिन जग्या से उसके रिश्ते की आखिरी कड़ी भी टूट गई थी। अरे मत बोल कहना, मत बोल जे सब। बोलने ना बोलने से क्या होगा मां साहब, मुझे तो आज भी वो दिन याद है। छोटी सी दुल्हन बनी आनंदी मुंह फुलाए हुए और दूल्हा बना जग्या। बस कर भैरव, बस करो तुम सब। यदि इस दिन को तुम लोग आनंदी की आजादी के दिन के रूप में न देख सको तो इसे अपनी सजा के रूप में देख लो। वर्षों पहले जो दो मासूम टाबरों के साथ हमने बाल विवाह का बंधन बांधने का अपराध किया ना, उसकी सजा बहुत बड़ा अपराध किया हमने। उन दोनों से जबरदस्ती ऐसी रस्म निभवाई जिसका मतलब भी न जाने वो। पता था हमें तो ना पता था। कच्ची उम्र के पक्के रिश्ते कभी पक्के न हो सके कि उनकी नींव ही कच्ची है। जगदीश आनंदी ने अब तक ऐसे अपराध की सजा पाई जो हमने की हुई ना। हमारी बारी है, अब हमारो वक्त आयो है सजा भुगतने का।